नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का अभी भले ही औपचारिक ऐलान न हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। सूबे के सियासी रण में बीजेपी को मात देने के लिए विपक्षी दल खुलकर मैदान में उतरकर माहौल बनाने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी एजेंडा भी सेट करने में लगे हैं। 2022 के चुनाव के फाइट से बाहर नजर आ रही कांग्रेस को लखीमपुर हिंसा की घटना से सियासी संजीवनी मिली है और अब प्रियंका गांधी पार्टी को फ्रंट फुट पर लाने में जुट गई हैं। ऐसे में यूपी की सियासी फिजा भी बदलती हुई नजर आ रही है और अभी तक छोटे दलों के साथ गठबंधन की बात कहने वाले अखिलेश यादव अब इशारों में कांग्रेस से हाथ मिलाने का संकेत दे रहे हैं। आरएलडी के जयंत चौधरी फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, जबकि मायावती अपने कोर वोट बैंक दलित समुदाय के साथ साथ ब्राह्मण और मुस्लिम से जुड़े मुद्दों को उठा रही है। इस बार मायावती के सियासी एजेंडे में किसान भी शामिल है। वैसे बदले हुए सियासी माहौल में भी यूपी में कोई दल अकेले दम पर आज बीजेपी को मात नहीं दे सकता है। चुनावी तैयारियों में बीजेपी अभी से ही सभी दलों से आगे है। ऐसे में विपक्षी मिलकर चुनावी मैदान में उतरता है तो तस्वीर बदल सकती है। रिपोर्ट देखें। लखीमपुर की घटना के बाद वाराणसी में प्रियंका गांधी के सियासी तेवर और कांग्रेस की किसान न्याय रैली में उमड़ी भीड़ और उसके बाद सोमवार को लखनऊ के जीपीओ पार्क में स्थित गांधी प्रतिमा के पास प्रियंका के मौन व्रत ने न सिर्फ सत्तारूढ़ बीजेपी बल्कि दूसरे विपक्षी दलों को भी अपने अपने नफा और नुकसान तोलने को मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि अभी तक बड़े दलों के साथ गठबंधन से इनकार करने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव का दिल बदल रहा है और अब वो बीजेपी को चुनावी मात देने के लिए गठबंधन के लिए भी तैयार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को जिस समय वाराणसी से पूर्वांचल में चुनावी हुंकार भर रही थी, उसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहारनपुर के तीतरों से पश्चिम यूपी को साधने की कवायद में जुटे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए आवश्यकता पड़ी तो पार्टी गठबंधन भी करेगी, लेकिन गठबंधन अपनी शर्तों पर होगा और पार्टी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा जाएगा। अखिलेश ने गठबंधन के लिए किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन सपा प्रमुख के इस बयान से सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। अखिलेश की चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में ये पहली जनसभा थी। इस लिहाज से यहाँ होने वाली जनसभा सहारनपुर के साथ ही शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और बिजनौर के भी सियासी समीकरण साधने के लिए अहम मानी जा रही है। हालांकि पश्चिम यूपी में सपा का कोर वोटर यादव नहीं है, वहीं मुस्लिम वोटर पश्चिम यूपी में पिछले 3 चुनाव से जाट से अलग होकर देख चुका है कि वो अपने दम पर बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। 2022 के चुनाव में पश्चिम यूपी के मुस्लिमों का वोटिंग पैटर्न जाट समाज के मिजाज पर निर्भर करेगा। उसकी प्रमुख वजह यह है कि कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन से मुस्लिम जाट साथ आए हैं। ऐसे में जाट वोट चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जिस पार्टी के साथ जाएगा, उसी के साथ मुस्लिमों के भी जाने की संभावना है। पश्चिम यूपी में सपा ही नहीं, कांग्रेस, बीएसपी और आरएलडी की नजर भी मुस्लिम वोटर पर है। दरअसल लखीमपुर खीरी की घटना के बाद सूबे में सियासी माहौल में तेजी से बदलाव आया है, जिसके चलते विपक्षी दलों के बीच शह मात का खेल शुरू हो गया है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने गुरुवार को अपने दादा पूर्व सीएम चौधरी चरण सिंह की जन्मस्थली हापुड़ नूरपुर से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की। इस दौरान अखिलेश के साथ गठबंधन के सवाल पर जयंत ने कहा कि सपा से गठबंधन 2022 की बात है, उस बात को अब 2022 में ही करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में 3 दशक से सत्ता से बाहर कांग्रेस में नई जान डालने के लिए जुटी प्रियंका गांधी गरीब कमजोर की आवाज बनने की कवायद में जुटी हैं। प्रियंका को मालूम है कि यूपी में उनकी ताकत कम है, लेकिन झाड़ू की ताकत वे जानती हैं। इसीलिए सीएम योगी के झाड़ू वाले बयान को लेकर प्रियंका ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। वो लखनऊ की बस्ती में झाड़ू लगाने पहुंच गई और कहा, इसे सीएम योगी छोटा काम बता रहे हैं। देश भर की महिलाएं यही करती हैं। हमारे दलित भाई सफाई कर्मचारी भी करते हैं। जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा का वाराणसी दौरा स्पष्ट कर गया कि पार्टी के तेवर बदल से गए हैं। पहले जहां हिंदुत्व का नाम लेने से गठबंधन को डर लगता था, तो वहीं अब खुलकर दर्शन पूजन और हर हर महादेव का उद्घोष किया जा रहा है। प्रियंका ने अपने संबोधन की शुरुआत नवरात्र पर्व का उल्लेख करने के साथ देवी स्तुति से की। इससे पहले प्रियंका ने श्री काशी विश्वनाथ,
मां अन्नपूर्णा मंदिर समेत दुर्गा कुंड स्थित कुष्मांडा मंदिर में मत्था भी टेका। बीएसपी की बात करें तो मायावती ने पार्टी संस्थापक काशीराम के 15वें परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ के काशीराम स्मारक स्थल मैदान से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इस दौरान मायावती ने एक तरफ अपने कोर वोट बैंक दलित समुदाय को साधा तो दूसरी तरफ विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव सेट करती नजर आईं। उन्होंने कहा कि रोजगार हमारा प्रमुख चुनावी मुद्दा होगा, जिसे लेकर बीएसपी 2022 के चुनाव में उतरेगी। मायावती दलित समाज के साथ साथ ब्राह्मण और मुस्लिम से जुड़े मुद्दे को उठाकर भारतीय समीकरण भी साधती नजर आईं। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आए तो गरीब और मजदूरों के अलावा ब्राह्मणों और मुस्लिमों की सुरक्षा और सम्मान का पूरा ख्याल रखेंगे। इस बार मायावती के सियासी एजेंडे में किसान भी शामिल हैं। वैसे बदले हुए सियासी माहौल में भी यूपी में कोई दल अकेले दम पर आज बीजेपी को मात नहीं दे सकता। ऐसे में विपक्षी मिलकर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो तस्वीर बदल सकती है। देखा जाए तो बीजेपी अभी भी चुनावी तैयारियों में सबसे आगे है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्रवार समीक्षा बैठकें शुरू कर दी हैं। सभी सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वो सरकार के 100 दिन के कामकाज को घर घर पहुंचाने और बूथ विजय अभियान को लेकर पार्टी के कार्यक्रमों को पूरी गंभीरता से लें। ब्यूरो रिपोर्ट। तो किसानों का मुद्दा सभी पार्टियों के सियासी एजेंडे में है, लेकिन कौन उसे भुना पाएगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर विजय खारा जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। सचिन रावत जी इस वक्त हमारे साथ है, जो कि कांग्रेस के स्पोक पर्सन है। साथ ही प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं, जो कि सपा के स्पोक पर्सन है। आप सभी का बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, सवाल इस बात को लेकर है, अखिलेश यादव ये तो कहते हैं कि अगर बीजेपी से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराएंगे और उसमें जरूरत पड़ी तो गठबंधन भी करेंगे। किसके साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, गठबंधन एक चुनावी प्रक्रिया है और अगर हम इस समय जो सरकार है केंद्र में 29 दलों का गठबंधन है, जिसको प्रधानमंत्री जी दलों का दलदल कहा करते हैं। तो अगर समान विचारधारा के लोग साथ आते हैं तो इसमें कोई ऐसा नया चीज तो मुझे नहीं दिखाई देता है। समान विचारधारा में कांग्रेस भी है क्या? नहीं, समाजवादी विचारधारा को मानने वाला समान विचारधारा में आएगा, कांग्रेस भी हो सकता, भारतीय जनता पार्टी भी हो सकता। ठीक है। सचिन जी, किस तरह से देखते हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर जरूरत पड़ी तो आप भी सपा के साथ जाकर एक गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर बाद में गठबंधन से सरकार बना सकते हैं? कांग्रेस पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में हुआ। श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार के खिलाफ हर मुद्दे पर सरकार को घेर रही और उन्होंने स्पष्ट तौर पर किया है कि 403 विधानसभा पे हमारी पूर्णता तैयारी है, हमारे प्रोग्राम निरंतर जारी है। इस समय कांग्रेस की विजय निर्माण सेना का ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें 2 लाख कार्यकर्ताओं को विजय योद्धा की तरफ कांग्रेस पार्टी तैयार कर रही है। इस तरह से लखीमपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने हमारे किसान भाइयों को मारा है, उनके सुपुत्र ने उनको किसान भाइयों को रौंदा है, उसके बाद अगर कोई विपक्ष में सबसे पहले आवाज उठाने वाला और उनके परिवार को न्याय दिलाने की बात करने वाला अगर कोई नेता है तो हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी। जिस तरह से कुंभा का मामला हो, शाहजहांपुर का मामला हो, उन्नाव का मामला हो या प्रदेश में हाथरस का मामला हो, हर मामले में मुखर होकर के अगर कोई विपक्ष की भूमिका निभाई है किसी ने तो वो कांग्रेस पार्टी ने। आज उत्तर प्रदेश में लगातार इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रियंका गांधी काफी मुखर दिखाई दी है हाल फिलहाल के तमाम मुद्दों पर, लेकिन बैकफुट पर रही कांग्रेस क्या फ्रंट फुट पर ला पाएगी प्रियंका गांधी वाड्रा? क्योंकि जो हालात, जो स्थितियां फिलहाल कांग्रेस की है, एक लंबा वक्त कांग्रेस सत्ता से बाहर रही है उत्तर प्रदेश में, कैसे हो पाएगा और कैसे मुमकिन है ये? देखिए, राजनीति में जनता जनार्दन होता है और लोकतांत्रिक तरीके से हर जगह सबको चुनाव लड़ने का अधिकार, लेकिन जनता जिसको आशीर्वाद देती है वो सत्ता की कुर्सी पे बैठता है। जैसे 2017 में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया, उसके बाद में 4.5 साल के कार्यकाल में पूरे प्रदेश ने देखा है कि योगी राज में उत्तर प्रदेश की जनता बदहाल रही,
कानून व्यवस्था चौपट रही, नौकरी मांग रहे युवाओं को आपने लाठियां दी। तो आज की डेट में अगर हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी मुखर होकर के योगी सरकार से सवाल कर रही है, योगी सरकार को घेर रही है, योगी सरकार को झुकना पड़ रहा है, कुंभा में हो, हाथरस में हो, लखीमपुर में हो, योगी सरकार झुकी है प्रियंका गांधी जी के सामने। आज जनता की स्वीकार्यता कांग्रेस पार्टी के साथ बढ़ी है और श्रीमती प्रियंका गांधी जी मुखर होकर के सशक्त भूमिका में योगी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। तो उत्तर प्रदेश की जनता नेहा जी देख रही है। ठीक है विजय खेरा साहब, प्रियंका गांधी मुखर हो गई है, अखिलेश यादव भी काफी मुखर दिखाई दे रहे हैं और लगातार चुनावी सभाएं की जा रही है, सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या सरकार को कमजोर कर पाएंगे या फिर आपके वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे क्या? देखिए नेहा जी, घटना होती है जी खेरा साहब, ये लोग नेहा जी खेरा साहब से सवाल है। अच्छा, कहीं प्रशासन का विकास के मामले में दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 की हो रही है, क्योंकि तब सभी जो पार्टियां हैं अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई क्या, और ऐसे में क्या सियासी तौर पर चल रहा है जानने की और समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। खैरा साहब अपनी बात रखिए। मैं कह रहा था हमारा सिर्फ जो केंद्र बिंदु है विकास ही है और जनता विकास के लिए 50-60 वर्षों से तरस रही थी। अब जब ग्रामीण में 100% बिजली पहुंची है, ग्रामीण सड़कों में उन्नति हुई है, राजमार्ग सब जगह पहुंच गए हैं, डिफेंस कॉरिडोर पूरे बुंदेलखंड में जैसे आ गया है और ईस्टर्न कॉरिडोर भी अभी पूरा होने वाला है। ये सब हमारे केंद्र बिंदु है। बार बार ये जो कृषि बिल की बात करते हैं, हमको अच्छा लगता है, खराब नहीं लगता है, क्योंकि हमको मालूम है ये कृषि बिल गरीब किसानों के हित में है। हम चाहते हैं रोज उस पर ये चर्चा करें और आप भी रोज चर्चा करें, क्योंकि हमें उससे ही लाभ मिलने वाला है। हम समझते हैं कृषि बिल से 80-85% किसानों को फायदा होगा, जो बेचारे नंगे भूखे घूम रहे हैं आज भी बिना चप्पल बिना कपड़ों के, और सिर्फ खेती करते हैं, मेहनत करते हैं और उनकी फसल खा जाते हैं जागीरदार और जमींदार लोग, बड़े किसान और मंडी के बिचौलिया। हम उनको रोकना चाहते हैं, उनको रोक के रहेंगे। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। अब धर्मेंद्र जी सवाल इस बात को लेकर है, आपने सुना खैरा साहब को, कह रहे हैं हम तो विकास के मुद्दे पर लोगों के बीच में जा रहे हैं, कितना विकास योगी सरकार ने किया है उसके मुद्दे पर हम जा रहे हैं। हम अगर किसानों के लिए बिल लेके आएंगे तो उनके समर्थन के लिए लेके आएंगे, तो कैसे? क्योंकि अगर चुनावी तैयारियों की बात देखें तो बीजेपी सबसे आगे दिखाई दे रही है, पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति करना और ब्लॉक स्तर पर काम करना, जमीनी स्तर पर काम करना, कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कैसे सपा उनका मुकाबला करेगी? नेहा जी, खेरा साहब एक अच्छे दिल के व्यक्ति हैं। इन्होंने अपनी बातों में सच बात रखी है। इन्होंने कहा कि जो किसान नंगे हैं हम उनके लिए काम करना चाहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तब कह रहे थे कि हम किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे, वो 100 के अंदर। आज भी ये मान रहे इस बात को कि किसान नंगा है। अब आप मुझे बता दीजिए, जो नंगे भूखे किसान हैं उनको पहले खालिस्तानी बता रहे थे, कभी आतंकवादी बता रहे थे, कभी अर्बन नक्सलिस्ट बता रहे थे। जब सब कुछ करके हार गए, किसान आंदोलन को पहले करने का प्रयास किया, उसके बाद किसान आंदोलन को धमकाने का प्रयास किया, जब किसी भी तरह से पास नहीं हुए, उसमें किसी तरह सफल नहीं हुए, तब इन्होंने क्या करा कि उनके ऊपर आर चढ़ाने का काम किया, टायर के नीचे कुचलने का काम किया। अब आप मुझे बता दीजिए कि ये विकास की बात कैसे कर सकते हैं जो किसान के जान की रक्षा नहीं करते, के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने का काम करते हैं। दूसरी बात जो विकास ही कर रहे हैं, अगर विकास इतना अच्छा होता है इनका, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पोस्टर में वेस्ट बंगाल के फ्लाईओवर की पिक्चर नहीं लगाते, अमेरिका की फैक्ट्री का पिक्चर नहीं लगाते। अरे इनका लगाना ही था तो गाजियाबाद का एलिवेटेड रोड है, 11 किलोमीटर का है, एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड रोड है, उसको लगा लेते, उसने बनवाया था, इनकी थोड़ी इज्जत बढ़ जाती। विजय खैरा जी जवाब दीजिए, जब ऐसी चीजें होगी तो कैसे विकास के मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? सर मैं इनकी बात को ठीक से नहीं सुन सका हूँ, कट रहा था। आप खैरा साहब, इनका ये कहना है कि पश्चिम बंगाल की जो फोटो लगाकर अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश की जाती है, अगर विकास ही दिखाना है और विकास के मुद्दे पर ही अगर आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं
तो पश्चिम बंगाल की फोटो लगाने की, फ्लाईओवर की फोटो लगाने की क्या जरूरत थी? उत्तर प्रदेश में जो विकास काम हुआ है, जिसके बिहाफ पे आप जनता के बीच में जाएंगे, उन चीजों की फोटो लगानी चाहिए थी। आप, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अभी जिस विकास की की मैं बात कर रहा था, अब मुझे ये बता दीजिएगा, जब वो अभी वो मुलतवी हो चुका है, पोस्टपोन हो गया है, जिस कृषि बिल को अभी लागू नहीं कर रहा है, उस आंदोलन का इस समय औचित्य क्या है? कितना बता दें हमको, ये क्या औचित्य है? अभी तो नहीं लग रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, हमने भी वादा कर दिया 1.5 साल के लिए, हम 1.5 साल के अंदर आपको जितना शोर करना है आप कर लीजिए, हम उस कृषि बिल को लागू करेंगे। और हमने पहले खुद ही कह दिया था कि अभी लागू नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट ने तो बाद में कहा है। इसके बावजूद सारे पॉइंट के ऊपर हम जहाँ एग्री कर गए थे भाग जाते हैं। फिर अभी ये कह रहे थे, जो किसान की अभी इन्होंने चर्चा की ना, एक किसान वो नहीं है क्या जो आंदोलन में बैठे हुए हैं, वो किसान, उन किसानों की पोल खुल चुकी है। वो टिकट, वो लीडर है, 2 बार जमानत जब्त करा चुके हैं लोकसभा के चुनाव में, एक बार 14वें नंबर पर थे अपने ही क्षेत्र में। इससे आप समझ लीजिएगा उन किसान की कितनी लोकप्रियता है सकेत साहब की। दूसरी बात, जिस रैली के अंदर झंडा फाड़ा जाता है वो किसान नहीं हो सकते हैं। इस रैली में ट्रैक्टर लेके सब इंस्पेक्टर दौड़ा के उसे जान से मारने की कोशिश की जाती है, वो किसान नहीं हो सकते हैं। ये कौन लोग हैं? किसानों को ले आते हैं, थोड़े से किसानों को भड़का के वहाँ पर, और उसके बाद अपना एजेंडा चालू कर देते हैं राजनीतिक। मैं यही कह रहा हूँ, अगर ऐसा ही होता है, जो कुछ हो रहा है सही हो रहा होता, तो किसानों की 60 साल 70 साल में क्यों रहती? हमने रिकॉर्ड जनाब किसानों का भुगतान किया, जो आज तक 10-10, 12-12 साल में हुआ। हमने बंद किसान मिलों को चालू कर दिया है, जो कब से बंद पड़ी थी, 10-10, 15 साल से बंद पड़ी थी। और हमने गांव में जो ग्रामीण सड़कें दौड़ाई है, कॉरिडोर, उनसे शहर से वो जुड़ रहे हैं। सर, ये नौबत क्यों आ रही है? जो लखीमपुर कांड हुआ, ये नौबत क्यों आई? फिर ये बताइए ना, आप इतना बेहतर, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, नौबत क्यों आ रही है? मैं धर्मेंद्र यादव का रुख करूं, उससे पहले सचिन जी का रुख करते हैं। सचिन जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, जो प्रियंका गांधी, जैसा कि उनकी सक्रियता देखने के लिए शायद लोग तरस रहे थे कि अब उनकी सक्रियता देखने के लिए मिलेगी, वैसा क्या देखने के लिए मिल रहा है? इससे पहले हमने 2014 की हमें याद आती है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहा जाता है चाय वाला, वो अपना हथियार बना लेते हैं बजाय ये सोच के कि उनकी इंसल्ट होगी। ऐसे ही अगर प्रियंका गांधी को, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि आप झाड़ू लगाने लायक ही हैं, वो उनको हथियार बना लेती हैं। जिस तरह से कांग्रेस की नीति में परिवर्तन हुआ है, इससे सत्ता तक पाने का रास्ता कितना आसान आप देखते हैं? देखिए नेहा जी, सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि झाड़ू लगाने की जो बात आपने कही है, जैसे योगी आदित्यनाथ जी का उस पर बयान आया, तो सबसे पहली बात, स्वतंत्रता संग्राम के जो सबसे बड़े सेनानी थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उन्होंने हमेशा ही स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक किया। स्वच्छता मिशन को उन्होंने पूरे देश और विश्व के बारे में, नीति में बदलाव की बात करिए सर, सब पता है वो तो। जी, मैं पूरी बात कर रहा हूँ। और आज उस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे देश में करोड़ों महिलाएं, करोड़ों दलित जो रोज डेली साफ सफाई करते, तो आप क्या उपहास उड़ाएंगे? योगी आदित्यनाथ जी का आज इतना अहंकार हो गया कि वो श्रीमती प्रियंका गांधी जी के झाड़ू लगाने और साफ सफाई वाले दृश्य को आप कह देंगे कि आप इस काबिल हैं। योगी आदित्यनाथ जी से पहले क्या करते थे? योगी आदित्यनाथ जी से अगर हम लोग पूछे, लेकिन हम लोग ये बातें नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा ही अहिंसा को मानती है और अहिंसा वाले जो भी काम होते हैं वो करती। योगी आदित्यनाथ जी प्रियंका गांधी जी से, कांग्रेस पार्टी से डरते क्यों हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। आपने क्यों डरते हैं खेरा साहब? प्रियंका गांधी से क्यों डर लगता है योगी आदित्यनाथ को? आपको अगर डर था तो आपको रोकना नहीं चाहिए था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी जी से योगी सरकार डरी है, क्योंकि हर मुद्दे पर प्रियंका गांधी जी ने घेरा है। हाथरस हो, हर मुद्दे पर घेरा है, किसानों के मुद्दे पर काफी मुखर दिखाई दी। क्यों डर लगता है योगी आदित्यनाथ को? अरे कौन डरता है? उत्तर प्रदेश में आई थी, सारी चीजें हरवा के चलेंगे। भैया, तो आप लोग क्यों मीटिंग करते हैं हमारे कार्यकर्ताओं को? श्रीमती प्रियंका गांधी जी को, भूपेश बघेल को क्यों रोकते हैं आप एयरपोर्ट पे क्यों रोकते? बताइए, आपको किस चीज का डर है? तो रैली में भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट कह दिया है कि आप छत्तीसगढ़, योगी आदित्यनाथ जी 20 बार गए हैं और जाए छत्तीसगढ़, कौन रोकेगा? लेकिन जिस तरह से योगी सरकार अब कांग्रेस पार्टी से डर गई है, तो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही खेरा साहब,
चिंता मत करिए। तो ऐसे तो ये भी कहना चाहिए कि आपको अखिलेश यादव से भी डर लगता है, आपको प्रियंका गांधी से डर लगता है, आपको अखिलेश यादव से डर लगता है, आपको संजय सिंह से भी डर लगता है, आपको तमाम और पार्टियों से भी डर लगता है, सतीश मिश्रा से भी डर लगता है, आपको सभी से डर लगता है सीएम योगी आदित्यनाथ को। खैरा साहब नेहा जी आप ये बताइए, आप दिवाली में बम चलाते हैं ना, तो जो बम चलता नहीं है उससे तो आदमी को डर लगता है। चल जो बम 2 बार फ्यूज हो चुका हो बुरी तरह, उससे कौन डरता है? लोकसभा चुनाव में फ्यूज हो चुका है बम, यहाँ तक कि अमेठी के चुनाव में अपने भाई को हरा के बम फ्यूज हो चुका, बाकी समझौता करने के बाद बिल्कुल। ये बताइए, आपने अभी तक जो आपका हत्यारा मंत्री था उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया? बताइए ना भैया। अरे आप हत्यारा मंत्री था उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया? उसके लड़के को आपका प्रशासन समाजों के तरीके सेवा कर रहा है। ये क्या हो रहा है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में? आशीष मिश्रा योगी सरकार का दमाद है क्या? दमादों की तरीके सेवा करेंगे आप? ये आपका प्रशासन है, ये आपका प्रशासन है। बताइए खेरा बर्खास्त क्यों नहीं हुआ मंत्री आपका? बताइए। हम लोग जब तक बर्खास्त नहीं होगा हम लोग सत्याग्रही अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे, आपकी सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। जनता देख रही है, आप लोगों ने हत्या की है किसान भाइयों की, खेरा साहब हत्या किया है। लेकिन धर्मेंद्र यादव जी, एक बैठे बिठाए आप लोगों को मौका तो मिला, इस बात को तो आप मानेंगे ना कि सियासत करने का एक नई जान आ गई उत्तर प्रदेश की सियासत में। तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अब किसानों के मुद्दे को उठाया जा रहा है। इस बात का जिक्र बीजेपी भी कर रही है बार बार कि शवों पर सियासत करने से बाज नहीं आ रही तमाम विपक्षी पार्टियां। जहां तक नेहा जी मौतों पे सियासत और लाशों पर सियासत, भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट है, उसको कोई ले नहीं सकता। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मौतों पे उत्सव मनाते हैं, शमशान पे उत्सव मनाते हैं और कफन पे उत्सव मनाते हैं, ये कहने के लायक नहीं है। बाकी खेरा जी जो बात कह रहे थे मैं उस पर जवाब दे दूं। इन्होंने कहा गन्ना भुगतान हो गया, आप मुझे बता दीजिए कि 12,800 करोड़ रुपए का आज गन्ना बकाया बाकी है किसानों का, भुगतान नहीं हो पाया है। जबकि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने चुनाव के दौरान कहा था 14 दिनों के अंदर भुगतान करवा देंगे और अगर लेट हुआ तो उसके लिए हम ब्याज देंगे। अगर किसान का मूलधन ही नहीं करवा पा रहे हैं तो ब्याज की बात वो दूर की है। देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने कहा था हम किसानों के आय दोगुनी करेंगे। आज गन्ना किसानों का रेट क्या है? 325 रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि 343 रुपए लागत है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 8%। अब आप मुझे बता दो कौन से मैथमेटिक्स यही नहीं पता है? 343 जाता है, 325 जाता है। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इस अंतर को नहीं समझता, कैसे कर सकते हो? उससे और बातें क्या कर सकते हो? दूसरी बात यह है कि इन्होंने चाय बेचना सोचा था कि एक गरीब आदमी आएगा तो गरीबों के दर्द को समझेगा। हमें के चरणों में जाकर जाएंगे, चाय बेचे नहीं पता था। अभी जो सवाल रखी बता दीजिए कि किसानों कितनी नीचे चले जाएंगे। चलिए तो इस पे जवाब ले लेंगे। और आपकी आवाज भी थोड़ी ठीक नहीं आ रही, उसे भी ठीक कराने की कोशिश करते हैं हम। एक सवाल ये भी है क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी के विजय रथ को रोकना है, उसको हराना है, तो हम तमाम और दल के साथ गठबंधन करने से भी परहेज नहीं करेंगे। सर किसके साथ गठबंधन करें ये भी स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि आरएलडी ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जयंत चौधरी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। किसके साथ आप लोग गठबंधन कर रहे हैं? नेहा जी देखिए, आज विषय गठबंधन का नहीं है। आज हम कानून व्यवस्था की बात, उत्तर प्रदेश के लोगों को अच्छी सेवाएं देने की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, विकास की बात करें, सर वो ज्यादा बेहतर उत्तर प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है अखिलेश यादव कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, ये बता दीजिए ना, स्पष्ट कर दीजिए। मैं आपको जानकारी होगी जरूर कि समाजवादी पार्टी एक बार सरकार में भी रही 2012-17 तक, अभी विपक्ष की भूमिका में है। और जिस तरह से जनाधार समाजवादी पार्टी का बढ़ा है, अभी का जो कार्यक्रम था सहारनपुर में आपने रिपोर्टिंग में दिखाया था, उस कार्यक्रम में तीतरों में मैं मौजूद था। उसमें 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे एक गांव में, एक ग्राम सभा है, चौधरी यशपाल सिंह जी की 100वीं जयंती मनाई जा रही थी और उस सभा में 1 लाख लोग आए। मैं तो बहुत आश्चर्यचकित रह गया कि एक ग्राम सभा में अगर 1 लाख लोग आने हो गए हैं तो समाजवादी पार्टी उसके लिए दबे सरकार। ये इसी भीड़ से डर गई है क्या बीजेपी? इसी भीड़ से डर रही है क्या बीजेपी? खेरा साहब जिस बात का जिक्र अभी धर्मेंद्र जी कर रहे हैं, बीजेपी के नेता और बीजेपी के लोग से डरते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि किसी किसान पर कोई गाड़ी कैसे चढ़ा सकता है, टायर के नीचे चल कैसे सकता है? इतना बड़ा अहंकार तो रावण को भी नहीं था, बड़ा अहंकार पार्टी नेताओं को क्या है।
ऊपर से कार्रवाई करने में आप देखिए 9वां दिन है, 8वें की गिरफ्तारी हुई, जिसके ऊपर 102 120 का मुकदमा दर्ज हो, अपराधी खुले में घूम रहा हो, मीडिया में बाइट दे रहा हो, शर्म भी नहीं आएगी। उसको गिरफ्तार करने में इतना समय किया, 12 घंटे 11 बार तो चाय पिलाया गया, नाश्ता करवाया, 11 बार। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। मैं एक बात दूं, अभी खेरा जी बिजली की बात कर रहे थे, कब बिजली अपने समय में ये बता देंगे जब इनका टर्न आएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाया है, एक्सप्रेस वे का नाम बता दे जो इन्होंने बनवाया है। इसके अलावा जो गन्ना भुगतान, रोजगार का मैं एक बात आपको आंकड़ा, पार्टी कैसे आंकड़ों में अभी इन्होंने ग्राम प्रधान साहब जिसकी तनख्वाह 6,500 तो 64,000 गाँव है टोटल, सैलरी 3,500 रुपए है, जो उसका 6,000 रुपए और ग्राम प्रधान 3,500 रुपए, उसको तो ऐसा मिलेगा सबका जो होता है ग्राम सभा वाले मत। ठीक है धर्मेंद्र जी, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं पहुंच पा रही हम तक, इसलिए समझने में बहुत दिक्कत भी हो रही है। आपसे एक बार फिर से कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन सचिन जी आपका रुख कर लेते हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है सचिन जी, जो पार्टी हिंदुत्व का नाम लेने से परहेज करती थी, क्या अब हिंदुत्व के नाम को आगे बढ़ाना या फिर उस पर चुनाव लड़ना या फिर दुर्गा स्तुति से अपने संबोधन की शुरुआत करना, अब क्या इससे परहेज नहीं है कांग्रेस को? देखिए नेहा जी, सबसे पहली बात तो कांग्रेस पार्टी सर्व समाज की बात करती है, सभी धर्मों को मानती है और सभी लोगों को साथ लेकर के चलती है। तो सब चीजों का जिक्र कर लेना चाहिए था संबोधन की शुरुआत में ही। संबोधन की शुरुआत में अगर दुर्गा स्तुति से इसकी शुरुआत की जाती है तो बाकी धर्मों का भी जिक्र कर लेना चाहिए था। हाँ देखिए, मुझे लग रहा है नेहा जी आपने पूरा प्रोग्राम नहीं देखा है। जब रैली स्टार्ट हुई है तो सभी धर्मों का पाठ हुआ, सभी हिंदू धर्म की जो चीजें थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का वहाँ पे उद्घोष हुआ। उसके बाद में श्रीमती प्रियंका गांधी जी जो पूरे नवरात्रि के व्रत हैं, उन्होंने कहा कि कल उनका चौथा व्रत था और उसके बाद में उन्होंने दुर्गा स्तुति से शुरुआत की और उन्होंने जय माता जी का नारा लगाया। तो आज की डेट में आप भी अगर व्रत होंगी, आप भी अगर कोई बात करेंगी तो दुर्गा स्तुति की शुरुआत करेंगी। कांग्रेस पार्टी सभी लोगों को लेकर चलती है, लेकिन आज जिस तरह से अगर हम मंदिर जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मंदिर जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? ये तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना चाहिए था कि आप कर लेते हैं सर, कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल कर लेते हैं। विजय खैरा साहब, राम के नाम पर आप लोग सियासत करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, अब दुर्गा के नाम पर भी सियासत हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे? नाम पर सियासत करते हम, राम के नाम पर, राम के नाम पर क्या बोला था कांग्रेस ने 2007 में सुप्रीम कोर्ट में? क्या एफिडेविट दिया था? कहा था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। क्या कहा था? राम सेतु, अरे झूठ बोलिए, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके आए हो, राम मंदिर बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके आए हो, आप लोग तुम अपनी बात के बाद। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी भगवा चोला पहन करके उत्तर प्रदेश की जनता को लूट रहे कि नहीं लूट रहे? जिस तरह से रावण ने भगवा चोला पहन करके सीता जी को हरने का काम किया था, उसी तरह योगी आदित्यनाथ जी भगवा चोला पहन करके उत्तर प्रदेश की जनता को हरने का काम कर रहे हैं। से लाठियां ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये आपका भगवान है, ये आपका रामराज है। अगर ऐसा रामराज की परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी कर रही थी तो ऐसा रामराज उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए। धर्मेंद्र जी ठीक है, खैरा साहब, धर्मेंद्र जी, इस लड़ाई के बीच समाजवादी पार्टी अपना तो फायदा देख रही है ना, हिंदुत्व तो दो भागों में बट रहा है, लेकिन जिसकी सियासत आप लोग भी करते हैं वो तो आपके कब्जे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक लाइन में देखिए, समाजवादी पार्टी देखिए जैसे ही राम मंदिर बनने लगा, एक सेकंड खैरा साहब, एक ही लाइन बता दूं मैं, उसी वक्त अखिलेश यादव ने कहा था कि हम सफाई में विष्णु मंदिर बनाएंगे। क्या है ये बता दो मुझे, क्या है ये बता दीजिए। मंदिर ना बनाए, खैरा साहब मना कर दें तो बताइए। राम मंदिर तोड़ के बनाओगे?
अब सवा इतने अरे किसने कहा तोड़ के बनाएंगे भाई? सफाई में आप नाचने वाली बुला सकते हो, सफाई में आप तेरा साहब एक्सपोज हो गए, भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई है। आज सिर्फ और सिर्फ राम के नाम को भारतीय जनता पार्टी बदनाम करती है। शिकायत क्या हुआ आपको? जब आप 20 साल नहीं बनाया, मुलायम सिंह ने 3 बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जब राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट पे हो गया, जीत गए, उस समय आपने विष्णु मंदिर बनाएंगे, अरे किसने रोका था? नहीं तो सर खैरा साहब राम मंदिर आप बना रहे हैं क्या? कैसे कर दिया इन्होंने नहीं तो इसका क्रेडिट आप लेंगे क्या? इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप बना रहे हैं, क्रेडिट आप लेंगे क्या सर? नेहा जी, राम मंदिर बनने का रास्ता 400 साल के बाद किसके शासन में हुआ? किसने कोशिश की कि सच सामने आए? किसके सामने सच सामने आया? सुप्रीम कोर्ट में कौन सच सामने लेके आया? किसने कहा रोजाना सुनवाई करिएगा आप? ये सब चुप बैठे थे। फिर भी कांग्रेस पार्टी के वकील कह रहे थे अभी मत सुनो, कभी दुर्बल ने टालने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट से कहा अब मत सुनिएगा, तो टालने का प्रयास किया इन्होंने। क्यों ये सारे एक तरफ खड़े हो गए? जब वहाँ पर प्रमाण मिलने लगे, इन्होंने तब भी झूठ बोला कि प्रमाण झूठे हैं। ठीक है सचिन जी, भले ही आप लोग अपनी रैली की शुरुआत दुर्गा स्तुति के साथ कर रहे हो, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में राम का मुद्दा और अयोध्या का मुद्दा भी छाने वाला है और खैरा साहब के तेवर से स्पष्ट होता है। मैं धर्मेंद्र जी आती हूँ, बोलेंगे जब चुनाव शुरू करेंगे, मैं बता रहा हूँ श्री राम जी को खैरा साहब मैं लौटूंगी आपके पास, ऐसे नहीं, एक एक करके। सचिन जी देखिए क्या है नेहा जी, श्री राम जी को पूरा विश्व पूछता है, पूरा विश्व मानता है। श्री राम जी हिंदू सनातन धर्म के आदर्श हैं और उनको उनके सभी अनुयायी उनकी पूजा करते हैं। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, पूरा देश जानता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पर रोटियां सेकती है। अच्छा आप ये बताइए नेहा जी, उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने राम राज की कल्पना की थी। राम राज की कल्पना में हाथरस में दलित बेटी तो रातों रात इनकी सरकार जला देती है, उसका बलात्कार होता है, किसानों की हत्या करते हैं इनके मंत्री के सुपुत्र, कुंभा में आदिवासी समुदाय की जमीन हड़पाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ऐसा राम राज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में होगा? तो उत्तर प्रदेश को ऐसा राम राज नहीं चाहिए। खेड़ा जनता जानती है कि आप सिर्फ और सिर्फ एजेंडे की राजनीति करते हैं। अब आपका एजेंडा कुछ होने वाला नहीं है, आप उत्तर प्रदेश में एक्सपोज हो चुके हैं। आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू एजेंडा चलाने के लिए, रोटियां सेकने के लिए आप आए, ये सब नहीं चलेगा। इसमें बातचीत लगातार जारी रखेंगे। नेहा जी, मुझे तो बेहद अफसोस है कि खेरा साहब अपने चुनावी फायदे के लिए राम मंदिर तोड़ने की बात भी कर सकते हैं। ये बेहद निंदनीय बात है इनकी, और इनको राम भक्तों से आज आपके चैनल के माध्यम से माफी मांगनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक चरित्र चेहरा है और चाल है, चाल चरित्र और चेहरा आज सामने आ गया लोगों के। इसके अलावा मैं 2 और चीजें आपको बता दूं कि जो अजय मिश्रा जी हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, जो उन्होंने 2 दिन पहले, जब घटना से 2 दिन पहले क्या बयान दिया, उन्होंने कहा था कि मैं सांसद हूँ और मंत्री हूँ, उसके आगे भी मैं, उसके आगे क्या था, उन्होंने 2 दिन बाद बेटे ने उसके आगे क्या है कि वो किसानों को टैरिफ में काम करते हैं। ये इनके मंत्री का बयान है, मेरा साहब का बयान है, उसको बताया दिया। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री, उन्होंने ऑन कैमरा चेन्नई के रिपोर्टर क्या शब्द का इस्तेमाल, शब्द का इस्तेमाल पूरे भारत के इतिहास में संसदीय भाषा में किसी ने, चाहे वो छोटा नेता हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री। इनके जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, जो तो आप इस बात को समझिए तीनों चारों का कि क्या है, इनके मन में क्या है, और जनता के ये हमें बात करने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि विकास की बात करते हैं, विकास का एक कोई चीज बताती है, शहर में कोई चलाए वो बता दें, वो बता दें, कोई एक मेडिकल कॉलेज बनाए वो बता दें। आप कोर्ट में एक एड चल रहा था पार्टी, उसमें मेडिकल जो सरकार की योजना है उत्तर प्रदेश के, इनके पास इन्होंने एक मेडिकल कॉलेज नहीं। दलितों के साथ जो शोषण है आगे बता ही रहे हैं, महिला अपराध, लेकिन उसमें भी दलितों के साथ जो शोषण, प्रतापगढ़ की घटना हो, प्रतापगढ़ के घर से जला दिया गया एक घर के लोग, घटना हो दलित के
ठीक है विजय खैरा जी, ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए। खैरा साहब, मौजूदा सरकार दलित विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी है, विकास विरोधी है और तमाम तरह की विरोधी है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं अब सपा की तरफ से, जवाब दीजिए इसका। जो सरकार सपा की सिर्फ जन विरोधी हो, सिर्फ आपराधिक तंत्र से चल रही हो, समांतर समाजवादी पार्टी सरकार के समांतर आपराधिक सरकार चला रही हो, अपराधियों के सरगनों को उनको शरण दे रही हो, उनको पाल रही हो, जिसकी थाने में एक रिपोर्ट लिखाने के लिए सपा का जिला अध्यक्ष या उसके विधायक से इजाजत दी जाती हो, वो मुकाबला कर रहे हैं हमसे। जिनकी राम भक्तों के चले हुए हैं, वो आज हमसे बात करने की बात कर रहे हैं इन बातों के ऊपर। कौन नहीं जानता है आपकी एनर्जी के बारे में? कौन नहीं जानता चौथ वसूली, हफ्ता वसूली के बारे में? कौन नहीं जानता बच्चे उठ जाते थे आपके जमाने में, उसके बाद फरोती के बाद छोड़े जाते थे? क्या बात कर रहे हैं आप? बेटी चलाने की बात कर लीजिए। आप योगी के शासन से मुकाबला कर रहे हो, और उसके बाद आपके इसी कारण से, इन हरकतों की वजह से जो थोड़ी बहुत कांग्रेस जिंदा दी उधर मार डाला आपने साथ में मिला के, वो भी सड़क पर कर दिया, उसको थोड़ा बहुत जिंदा होने वाली, वो समझ गए आपकी बात को, भाग्य दूर सड़क के आपसे। आपको इसके बाद सबने कौन जिसने आपके साथ समझौता किया, किसने आपको गाली नहीं दी, ये बता। राजनीतिक गाली की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या मायावती ने आपको राजनीतिक गालियां नहीं दी कि आपने क्या किया, उनकी दुर्दशा, कांग्रेस की क्या दुर्दशा करी? सबको पता। समाजवादी पार्टी को तो कुछ कहने का इस समय अधिकार ही नहीं है, कुछ हक ही नहीं है। आपको तो जनता ने इस तरह बुरी तरफ एंडिया उठा के अब इस चुनाव में कहीं लगेंगे नहीं। अगर आप बसपा के पास भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात समझिएगा, आप कांग्रेस के पास भी पहुंच जाए तो बड़ी बात समझिएगा। चुनाव आपके साथ तो होना नहीं है, कुछ नहीं होता है। आप ये जरूर तो राजनीतिक माहौल पैदा कर रहे हो, द्वारा वो आपके पुराने गुंडे जिंदा सब तो भीतर है आपके वोट मांगने। ठीक है धर्मेंद्र, जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद सचिन जी का रुख करेंगे। जल्दी से बात रखिए अपनी। मैं खाली इन्होंने जो बात और दलित की उठाई थी अभी, आप मुझे बता दीजिएगा, दलित और अति पिछड़ों के सबसे अधिक मंत्री और अध्यक्ष किसके हैं? आज तक इतिहास में नहीं हुए। दूसरी बात, मंत्री बनाकर हत्या कराओगे आपको? कितनी सारी योजनाएं हमने चलाई हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं हम। 1 साल हो गया और राशन दे रहा है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन 8 करोड़ के नहीं दे सकते थे। विजय जी, धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कौन सा ऐसा काम किया जिसका लोकार्पण किया, शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया और शिलान्यास किया? ऐसा कौन सा आप लोगों ने काम कर दिया उत्तर प्रदेश में? ये सवाल पूछ रहे हैं धर्मेंद्र जी। शिलान्यास छोड़ गए थे हमने, वो पूरे कर दिए। जो अपनी मूर्तियां जहाँ लगा के चले गए थे वो हमने सारे पूरे कर दिए हैं। यानी कि दूसरी योजनाओं पर, दूसरे की योजनाओं पर अपना ठप्पा लगाया आप लोगों ने। आपने दुरुपयोग कर दिया था और बचा कुचा भी छोड़ गए थे। दूसरे के काम पे अपना ठप्पा लगाया खैरा साहब, इस तरह से देखें इसे क्या? जी, दूसरों की योजनाओं, दूसरों के कामों पर अपना ठप्पा लगाया आप लोगों ने। इनकी योजना हवा में थी ना, हमने तो उनको काल्पनिक योजनाओं को हमने उनको सही जामा, अमली जामा पहना दिया। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो हवा में चला रहे थे काम वो नहीं है, और उसी का नतीजा हमको लोकसभा के चुनाव में मिला। अरे 1090 सामने है, कुछ तो नहीं है। एम्बुलेंस 4 सीट सामने है ना, 4 सीट। हाँ बोलो, अरे हाँ बोलो। 4 सचिन जी, क्या इन कामों को नकारा जा सकता है जिस बात का जिक्र अभी खैरा साहब कर रहे हैं? देखिए, आप बताओ ना, 4 के रह हमारी तो जनता ने एक एक करके, ऐसे नहीं, एक एक करके। ठीक है सचिन जी। देखिए नेहा जी, योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में काम नहीं किया है, सिर्फ कारनामे किए जो उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। आज इनका एक नारा था ना कि सबका साथ सबका विकास, आज वो नारा बदल गया है खेरा साहब। सबका साथ भाजपा नेताओं का विकास। इस तरह से लूट, दसूट, भ्रष्टाचार आपकी सरकार में हुए, पूरे प्रदेश ने देखा। आप लोग तो जो स्वास्थ्य महकमे में सैनिटाइजर, वेंटिलेटर, यहाँ तक मास्क में, थर्मल स्कैनर में जो घोटाला किया है कोरोना काल में, पूरे प्रदेश की जनता जानती है खेरा साहब। क्योंकि आने वाले समय में आपको चुनाव के सामने, जनता के सामने जाना है। जब कोरोना पीक के बाद तब आप लोग कहीं दिखे नहीं, यहाँ तक मंत्री आपके गायब हो गए थे। तब किसने मदद की? श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सड़कों पे संघर्ष कर रहा था, लोगों की मदद कर रहा था। कहाँ पे था? कहाँ पे था सचिन जी?
कांग्रेस का कार्यकर्ता। बिल्कुल धर्मेंद्र जी कहाँ पे था सपा का कार्यकर्ता उस वक्त जब कोरोना काल था? नेहा जी कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी जब मदद कर रहे थे, ऑक्सीजन दे रहे थे कोरोना काल में सबको, तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी मदद मांग रहे थे, तो उनको भी मदद दी हमने। और हम लोगों ने प्रियंका गांधी जी के निर्देश गाँव में जाकर के मेडिसिन मुहैया कराई, मेडिसिन बांटी गई हमारी तरफ से। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक नहीं लेकर आए, ये कब नजर आते ध्रुवीकरण कराना होता है, हिंदू मुसलमान कराना होता है, जाति पार्टी के नाम पर लड़ाना होता है, तब भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। अब ये एजेंडे नहीं चलने वाले खेरा साहब। अब तो उत्तर प्रदेश की जनता ठीक है धर्मेंद्र जी, जल्दी से बात रखिए। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। धर्मेंद्र जी। नेहा जी, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। नगर, शामली, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर तो में 8 लाख से भी ज्यादा। इसके अलावा जो आर्थिक सहयोग जितना दिया गया है उतना उत्तर चाहे कोरोना की पहली लहर हो चाहे दूसरी लहर, ये समाजवादी पार्टी ने कोरोना के समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता एक बूथ पे करीब 150 लोगों ने लोगों की मदद के दौरान यहाँ जाकर गाँव में रिपोर्टिंग करी। क्योंकि मीडिया में हमारे पास इतना नहीं, पार्टी इसलिए हम को प्रचार नहीं करवा पाते। सर सभी पार्टियां अपने तरफ से मदद कर रही थी, फिर भी हालात उत्तर प्रदेश के क्या थे ये सभी ने देखा। खैरा साहब क्या कहेंगे? बात बोलूं मैं अपनी एक लास्ट जी रखिए बात रखिए। मुख्यमंत्री जी मुजफ्फरनगर गए थे, कोरोना के सब के पास गए थे, वहां पे कोरोना का उनकी रंगोली बनाकर स्वागत की। कोरोना के समय रंगोली को कर रहे थे और ये इस नहीं। ठीक है खैरा साहब, इनका कहना है सरकार ने तो कुछ काम किया नहीं, विपक्षी पार्टियों ने काम किया, बल्कि सरकार के लोग भी, सरकार के जो मंत्री हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी विपक्षी पार्टियों से मदद मांग रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे, उनकी भी मदद की गई। किसमें मांग रहे थे? किस वक्त? कोरोना काल में सर। कोरोना काल में विपक्षी पार्टियों से मदद मांग रहे थे, नहीं मांगे क्या हो गया इसमें? क्या बुराई? मेरे समझ में नहीं आया। क्यों नहीं मांग रहे हैं? मांगेंगे क्यों नहीं मांगेंगे? मदद मांग ली तो क्या हुआ? मदद भी मांगेंगे। आप लोग मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराने में सक्षम नहीं थे जब विपक्षी पार्टियां काम कर रही थी, नेता काम कर रहे थे, तो सरकार के जब नेता नतमस्तक थे हालात के सामने, तब विपक्षी पार्टियों के सामने जाकर गुहार लगा रहे थे कि हमें मदद करिए। मेरा निवेदन इतना है समाजवादी पार्टी से भी और कांग्रेस पार्टी से कि हर हाल में चुनाव में कोरोना को मुद्दा जरूर बनाएं। मेरा निवेदन है आपसे, ताकि जनता फैसला कर सके, तो जरूर बनाना हो। आप दवाई और वैक्सीन को नपुंसक बनाने वाली दवा कहने वाले क्या चेहरा लेके जाओगे जनता पे? क्या चेहरा लेके जाओगे आप? आप कह रहे थे हम नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन में चलाए जा रहे हैं। अपने विधायकों के हालात देख लें, नहीं है, जा नहीं सकते। चलिए मुद्दे उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे में कौन जनता पर बेहतर छाप छोड़ पाता है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।